गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए कक्षा में आपका स्वागत है। हम इकाई 3 बहुपद पढ़ रहे हैं। पिछली 3-4 क्लासों में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आइए हम आगे उससे आगे और अध्ययन करते हैं। सवाल देखिए, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। इस प्रकार के सवाल हमने कल कक्षा में किए थे, आज और आगे हम वो लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, सवाल को एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। आइए देखो किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए, माना कि बड़ा भाग x है। देखिए यहां पर सवाल क्या बोलता है हमसे कि 16 को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटना है तो हमने एक भाग बांट लिया x, जो कि बड़ा है। तो दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग, देखो 2 भागों का टोटल 16 है। 16 को 2 भागों में बांटना है हमें। पहला भाग हमने x बांट लिया तो दूसरा भाग होगा 16 माइनस x। 16 माइनस x ये दूसरा भाग होगा। अब प्रश्न की शर्त देखिए, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि यहां से शर्त स्टार्ट है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़ा भाग कौन सा है? बड़ा भाग यह है। तो प्रश्नानुसार देखिए, बड़ा भाग, शर्त को पढ़िए, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़ा भाग x है तो बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना। आगे चलिए, छोटे भाग के, छोटा भाग कौन सा है? 16 माइनस x। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन सा? ये वाला। देखिए, बड़े भाग का वर्ग, शर्त को पढ़ रहा हूं मैं वहां पे, देखिए आप लोग, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ये अधिक है। अर्थात 164 ये अधिक है इससे, तो बराबर करने के लिए हम 164 इधर जोड़ देंगे। देखिए, समीकरण को हल करेंगे हम आगे। 2x² बराबर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहां पर, लगाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले से हमें यहां पे खोलना है, विस्तार करना है इसका। a का वर्ग अर्थात 16 का वर्ग प्लस b का वर्ग अर्थात x का वर्ग माइनस 2a 16 b x प्लस 164। आगे और करेंगे। 16 का स्क्वायर, 16 को 2 बार गुना कर लीजिए आप यहां पर। 16 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 16 इंटू 16। एक बार करके देख लीजिए आप। 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 1 5 256। 2x स्क्वायर बराबर 256 प्लस x स्क्वायर, 16 दूना 32, 32x प्लस 164। यहां पे देखिए आप, इस x स्क्वायर को साइड चेंज कीजिए इसकी, माइनस 32x की भी हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ये इस साइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 32x इधर आके 32x बन जाएगा। यहां पे देखिए आप 256 और
256 प्लस का है, 164 प्लस का है, जोड़ दीजिए यहां पर 256 प्लस 164, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, 420। देखिए ये इधर 420 है, बराबर के इधर आएगा माइनस 420 हो जाएगा, इधर इक्वल 0। सारी राशियां, ये इधर बराबर के इधर आ गया माइनस हो गया, ये बराबर के इधर आ गया माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, टोटल हो गया 164 प्लस 256 इक्वल टू 420, 420 प्लस का है, बराबर किधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, कोई राशि नहीं है इधर। आइए हल करते हैं। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा आपके पास, और यहां पे है 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। आइए वह समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की हम लोगों ने 3 विधियां के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। पहली विधि गुणनखंड की विधि, नंबर 2 श्रीधराचार्य की विधि, नंबर 3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आइए हम इसे गुणनखंड की विधि से हल करते हैं। देखिए हम इसे गुणनखंड की विधि से हल करते हैं। पहले वाला ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर, बीच के 2 टुकड़े करना है हमें 32x के, ताकि 420 आ जाए। किस प्रकार से करोगे आप? देखिए आप यहां पर टुकड़े करते हैं इसके अपन, पहले और आखिरी का गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 420 बराबर माइनस 420 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। नंबर 2 बीच वाली संख्या के हमें 2 टुकड़े इस प्रकार करना है 32x। कैसे होगा? यहां पे देखिए 42x में से 10x माइनस कीजिए, 42x में से 10x माइनस कीजिए, 32x आ गया। अब देखिए इन 2 टुकड़ों का आपस में गुणा करेंगे हम, 42x इंटू माइनस 10x बराबर माइनस 420x स्क्वायर, जो कि ये इसके बराबर प्राप्त होता है। अतः हमारी गुणनखंड की जो प्रोसेस है बिल्कुल सही है। आइए हम हल करते हैं आगे। पहले वाला ऐसा का ऐसा, बीच के स्थान पर, बीच वाले पद के स्थान पर जो 2 टुकड़े हमने प्राप्त किए वो लिखेंगे, 42x माइनस 10x, और लास्ट वाला पद एज इट इज वैसा का वैसा आ जाएगा इक्वल टू 0। आइए हम लोग यहां पर कॉमन लेते हैं। यहां पे हमने कॉमन लिया, हमें कॉमन x प्राप्त हुआ, x प्लस 42, यहां पे हमने 10 कॉमन लेंगे हम लोग। अब देखिए यहां 42 मिल जाएगा हमें। पहले वाले ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का चिन्ह आता है तो अगला वाला चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस 10 कॉमन आ गया 420 के अंदर, तो 42 बच गया। x बचेगा यहां पर, x प्लस 42, x प्लस 42, x प्लस 42, एक बार कॉमन ले लीजिए आप लोग, 0। यहां आइए, x प्लस 42, x प्लस 42, x प्लस 42 एक बार कॉमन आ गया। अब बचेगा x माइनस 10, x माइनस 10 बराबर 0। एक बार ये वाला गुणनखंड 0 के हो जाए बराबर लिख देंगे, x प्लस 42 बराबर 0। एक बार ये वाला गुणनखंड 0 के बराबर लिख देंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 42, जो कि अमान्य है। इस प्रकार के सवालों में माइनस वाला जो चिन्ह आता है उसे छोड़ दिया जाता है, अमान्य किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। प्लस वाला जो मूल होता है उसे लिया जाता है। देखिए x बराबर माइनस का उधर जाके प्लस 10, अर्थात बड़ा भाग x है,
10 आ गया। यहां लिखेंगे हम 16 को 2 भागों में हम x बराबर 10 व दूसरा भाग देखिए 16 माइनस x माना है आपने, लिखिए यहां पर दूसरा भाग 16 माइनस x बराबर 16 और x का मान हमें यहां पर 10 प्राप्त हुआ है, इसलिए 10 लिखेंगे। लिख दीजिए 10, तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया। 16 में से 10 गया 6, अर्थात दूसरा भाग हमें 6 मिला और पहला भाग हमें 10 मिला। 16 को 2 भागों में विभाजित करना था हमने कर दिया। पहला भाग हमें 10 प्राप्त हुआ है और दूसरा भाग हमें 6 प्राप्त हुआ है। 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, इस प्रकार के सवालों को एग्जाम में हल करने के पश्चात रफ कॉपी के ऊपर साइड के अंदर आप अपनी स्वयं की जांच कर लिया करें, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा सवाल सही है या गलत है। देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग इसकी जांच। देखिए आप लोग, क्या बोलता है, बड़े भाग के वर्ग। तो बड़ा भाग क्या है, देखो 10 आया। यहां देखिए आप, बड़ा भाग x, बड़ा भाग हमने माना था x का मान आया 10। तो यहां पे देखिए बड़े भाग का वर्ग, तो 10 का वर्ग का 2 गुना, ये 2 गुना। छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग कितना आया 6, छोटे भाग का वर्ग से ये 164 अधिक है, मतलब ये 164 इधर आ जाएगा। दोनों बराबर होना चाहिए, ये वाली बात है। आइए देखो किस प्रकार से करते हैं। 2, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 6 6 36 प्लस 164, 100 इंटू 2 200, 36 में 164 जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा। तो 200 इक्वल टू 200। अतः हमारा जो सवाल है, जो हमने उत्तर प्राप्त किए हैं, वो बिल्कुल सही है। बड़ा भाग 10 होगा, छोटा भाग 6 होगा। आपको समझ में आया है? अब हम आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे। बहुत आसान है द्विघात समीकरण को हल करना। गुणनखंड की विधि से हल कर लीजिए, शीर्षधाराचार की विधि से हल कर लीजिए, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर लीजिए। बहुत आसान है। लेकिन इबारत को पढ़कर आपको, प्रश्न को पढ़कर आपको द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। आइए हम एक और द्विघात समीकरण बनाते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मीन्स एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अभीष्ट द्विघात समीकरण निरूपित करते हुए भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें।
कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। एक आयताकार भूखंड, देखिए आप इस प्रकार से, यह आयताकार भूखंड है आपका ए बी सी डी। ये एक आयताकार भूखंड है आपका, जिसका कि एरिया दिया गया, हमें क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, प्रश्न की शर्त पढ़िए आप लोग। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लीजिए आप इसे, माना कि भूखंड की लंबाई पहले चौड़ाई मान लीजिए, भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लंबाई, देखिए यहां पर क्या बोलता है सवाल, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई क्या माना आपने x, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई क्या माना 1, इसका दुगना 2x, एक ज्यादा है एक अधिक है ये, अर्थात हमें लंबाई 2x + 1 मीटर प्राप्त होगी। बहुत आसान है। देखिए क्षेत्रफल को हमको दिया गया है, लंबाई हमें मिल गई है, लंबाई हमें मिल गई है, चौड़ाई हमें मान लिया है, तो हम क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम किस प्रकार से करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया हमें दिया गया है यहां पे 528, ये 528 हमने लिखा। लंबाई 2x + 1 इंटू चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। लिखिए यहां पर x मीटर, x का गुना कीजिए इस पद के साथ, इस पद के साथ, x का गुना 2x के साथ 2x², x का गुना x के साथ x। यहां पे 528 है हमारे पास। देखिए जरा, 2x² प्लस x, 528 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 528। यहां पे हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए हमने एक द्विघात समीकरण बना दिया। हमसे कहा भी गया है, देखिए यहां पर अभीष्ट द्विघात समीकरण निरूपित करते हुए भूखंड की लंबाई व चौड़ाई याद करिए। तो जब द्विघात समीकरण हमें मालूम पड़ गया, अब इसको हल करते हुए हम x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू जब हमें मिल जाएगा तो हमें भूखंड की चौड़ाई भी मिल जाएगी और लंबाई भी प्राप्त हो जाएगी। यही हमें ज्ञात करना है। आइए हम लोग इसका गुणनखंड की विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। देखो किस प्रकार से हल करते हैं। 0 बराबर, देखिए पहले और दूसरे का गुना करेंगे हम लोग। यहां पर पहली स्टेप के अंदर 2x² इंटू -528 बराबर प्लस माइनस 528 में 2 का गुना कर लीजिए आप लोग। दो का गुना कीजिए 528 में, 2 × 16 की 6, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 1056 माइनस 1056 x का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, देखिए बीच के 2 टुकड़े लाना है आपको x को। यहां पर आपको 2 टुकड़े लिखना है ताकि उनको जोड़ने पर आपको x मिल जाए और उन दोनों का गुना आपका 1056 आ जाए। 2 टुकड़े देखिए आप किस प्रकार से करेंगे अपन। गुना करके देखते हैं। 2 × 6, 2 × 6,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 6, 5, 1056। देखिए 33 और 32 अर्थात 33x माइनस 32x। देखिए आप बीच वाले पद के हमें दो भागों में विभाजित करना होता है, हमने दो विभाजित कर लिए, दो भागों में विभाजित कर लिया। 33x माइनस 32x, x बचेगा, बीच वाला पद हमें प्राप्त हो चुका है x। लेकिन जो बीच वाले दो पद हैं उनका बीच वाले पद के जो दो टुकड़े आपने किए थे उनका आपस में गुना कीजिए। 33x इंटू माइनस 32x जो कि हमने अभी यहाँ किया था 1000 माइनस 1056 एक्स स्क्वायर आया, अर्थात ये वाला गुना इस वाले गुने के बराबर आ चुका है। अर्थात गुणनखंड की जो क्रियाविधि है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल सही चल रही है। पहले वाला पद ऐसा का ऐसा सेम टू सेम ऐसा उतरेगा, बीच वाले की जगह दो टुकड़े लिखेंगे हम लोग, प्लस 33x माइनस 32x। लास्ट वाला पद भी एज इट इज ऐसा का ऐसा उतरता है 528। अब देखिए आप लोग बराबर 0 कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, या इधर 0 है कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लीजिए आप यहां से, यहां ले लेते हैं हम लोग। इधर आइए आप लोग, 0 यहां पे x कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन लिया हमने तो यहां बचेगा 2x प्लस 33। x कॉमन लिया 2x प्लस 33, यहां माइनस कॉमन आएगा, माइनस 16 कॉमन ले लीजिए यहां पे। सोलह कॉमन लिया आपने यहां से, माइनस 16 कॉमन ले लिया आप यहां से, 16 दूना 32, 2x बचेगा यहां पर, 2x और अंदर माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको, आप एक काम कीजिए, 528 में 16 का भाग दगाइए, काटिए आप, 16 तिया 48, 16 तिया 48। अर्थात जब आपने 16 कॉमन लिया 528 में, अर्थात यहां पे 33 बचेगा, ये 33 हो गया आपके पास। 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दो बार है, एक बार कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33, आगे बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। एक बार हम इस गुणनखंड के 0 लिख देंगे, लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 33 बराबर 0, और एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 कर देंगे हम, x माइनस 16 बराबर 0। यहां देखिए 2x बराबर प्लस का 33 माइनस का 33 हो जाएगा, साइड चेंज हो रही है, तो x बराबर माइनस 33/2 जो कि ऋणात्मक है, अमान्य है, अस्वीकृत किया जाता है। यहां देखिए आप x बराबर साइड चेंज होगी प्लस 16, अर्थात x का हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है। यही भूखंड की चौड़ाई हमने मानी थी, अर्थात भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। भूखंड की चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास में, x बराबर 16 मीटर, जो कि हमने माना था। अब इसी के आधार पर हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। देखिए लंबाई 2, x का वैल्यू हमारे पास 16 आया, 16 प्लस 1, आगे करेंगे 16 दूना 32 प्लस 1, 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। अर्थात भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली, x बराबर भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर है। आगे चलिए, भूखंड की लंबाई 33 मीटर। इस प्रकार से हमने सवाल को पढ़ते हुए द्विघात समीकरण का निर्माण किया, और द्विघात समीकरण को हल करते हुए, गुणनखंड की विधि से हल करते हुए हमने x का मान निकाला, अर्थात चौड़ाई निकाली, और लंबाई हमने प्राप्त की। मैं कई बार आपसे बता रहा हूं, एक बार और वापस मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा कि इस प्रकार के सवालों में जब हमको उत्तर मिल जाता है, जैसे चौड़ाई 16 लंबाई 33 मीटर, तो हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमें रफ कॉपी के अंदर
हमारे उत्तर की जांच करना है कि हमारा जो किया हुआ सवाल है वो सही है या नहीं है। देखिए उसकी जांच हम कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या बोलता है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई निकालना है आपको, चौड़ाई का दुगना, तो 16 का दुगना कितना होता है 32, और एक अधिक है, ये एक अधिक अर्थात कितना हो गया 33 मीटर। देखिए लंबाई 33 मीटर, ये लंबाई 33 मीटर। इस प्रकार से हमारा सवाल जांच होगी, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। इकाई 3 बहुपद काफी बड़ी प्रश्न वाली है। एक एक टॉपिक के ऊपर हमने कई एग्जाम्पल हल किए हैं ताकि हमें हर चीज समझने में आसानी हो। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे और चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान हो, मूल मतलब रूट्स मूल समान हो, इक्वल, पी का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। देखिए आप यहां पर, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। हम जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। देखो इसके साथ में हमें एक शर्त भी दी गई है कि मूल समान है, रूट आर इक्वल, मूल समान है। लास्ट कक्षा में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मूल समान होने के लिए क्या शर्त होती है, विविक्त कर, मतलब विविक्त कर का मान d बराबर 0 होगा। जब d का मान, विविक्त कर का मान 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे। देखिए किस प्रकार से, मूल बराबर होने के लिए विविक्त कर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जिसको कि हम d से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर d बराबर 0 होना चाहिए। और हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। दिए गए द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करना पड़ेगी। लिखते हैं हम यहां पर, दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। ये मानक रूप है, इसकी तुलना करेंगे हम इस वाले दिए गए द्विघात समीकरण से। और यहां पर
ए और बी और सी जो कि वास्तविक संख्या हैं इनके मान प्राप्त करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एक्स स्क्वायर यहां पे देखिए, आइए यहां पर एक्स स्क्वायर अर्थात गुणांक ए बराबर पी, ये पी, बी का वैल्यू मतलब एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक हमारे पास ये वाला है यहां पर -2√p, -2√5p ये, और सी अचर राशि 15। देखो ये आपका b² - 4ac जो राशि है ये आपका d फॉर डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर कहलाती है। और हम जानते हैं कि d का मान जब देखिए d बराबर 0 होना चाहिए विविक्त कर के लिए। जब मूल सवाल हमें दिया गया है कि मूल समान होना चाहिए, जब मूल समान होंगे तो d का मान 0 होना चाहिए अर्थात हम d बराबर 0 लिखेंगे। और b का वैल्यू हमें दिया गया है -2√5p का होल स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर p, ए का मान p और c इंटू 15। आगे देखिए आप लोग 0 बराबर इसका 2 बार गुना करेंगे। आइए 2 बार गुना कर लेते हैं। -2√5 है ये, -2√5p -2√5p इंटू -2√5p। देखिए आप इनका गुना करेंगे हम, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां पे देखिए 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 4 इंटू √5 का गुना √5 से करेंगे तो 5 और p का गुना p से करेंगे तो p स्क्वायर अर्थात 5 चौक 20p²। देखिए इसका हो गया हमारे पास गुना 20p² और 15 चौक 60p। कॉमन लीजिए यहां पर 0 बराबर, यहां पर हम 20p कॉमन ले लेंगे। 20p कॉमन लिया, यहां बचेगा p और 20 दिया 60 तो 3 बचेगा। यहां हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हमें। पहला गुणनखंड हमारा 20p है अर्थात 20p पहले गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे। दूसरा गुणनखंड है हमारा p - 3, इसके बराबर हम 0 लिखेंगे। आगे देखिए p बराबर 0, ये गुना के अंदर 20 बटा में चला जाएगा और p किसी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे हमें 0 प्राप्त होगा अर्थात p का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। आगे देखिए p बराबर -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा अर्थात p का मान हमें 3 प्राप्त होगा। यही सवाल हमें हल करना था। p का मान ज्ञात कीजिए। p के हमें 2 मान प्राप्त हो गए। p बराबर एक तो हमें 0 प्राप्त हुआ, एक हमें 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने p के मान ज्ञात किए। ध्यान देना है सवाल के अंदर मूल समान होना चाहिए। मूल समान हो तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल समान तब होंगे जब d का मान 0 होगा। आइए हम अगला सवाल हल करते हैं। निम्न व्यंजकों HCF व LCM ज्ञात करें। देखिए आपको निम्न व्यंजकों के
HCF व LCM ज्ञात करना है। पिछली क्लास में इकाई 2 में वास्तविक संख्याओं में हमने आपको HCF व LCM ज्ञात करना सिखाया था। वहाँ पर वो अंकगणित के HCF, वहाँ पर जो पूर्णांक थे वो अंकगणित के पूर्णांक थे, यहाँ पर बीजगणित के पूर्णांक हमें दिए गए हैं और उसे हल करना है हमें। बहुत आसान है, देखिए किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। ये एक द्विघात समीकरण है, ये भी हमें एक द्विघात समीकरण हल कर रखी दिया गया है, इसको हमें हल करना है और HCF LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये वाली द्विघात समीकरण हल करेंगे। देखो पहले वाली राशि ऐसी की ऐसी, बीच वाले की राशि के हमें 2 टुकड़े करना है, तो 2 टुकड़े हम कर लेंगे -2x माइनस x। देखो जोड़ो से -2x और -x -3x, इसके 2 भाग हमने कर दिए और इसका गुना 2x² होता है। इन दोनों का गुना कीजिए माइनस प्लस 2x², अर्थात गुणनखंड की प्रोसेस सही है। पहले वाला ऐसा का ऐसा, आखिरी वाला भी ऐसा का ऐसा उतार दीजिए बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन आएगा, अगला वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, अर्थात x - 2 = 0। x - 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, 1x - 2 बचा हुआ x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो x - 1। इस प्रकार से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। इस वाले व्यंजक के ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। आइए हम दूसरे व्यंजक के गुणनखंड हल करते हैं। किस प्रकार? वही फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से, गुणनखंड की विधि से पहले और आखिरी का गुना करेंगे। कर लिया आपने, पहले वाला ऐसा का ऐसा और बीच के 2 टुकड़े करना है आपको 3x - 2x। देखिए -3x - 2x = -5x। इन दोनों का गुना करेंगे, माइनस प्लस 3 दूना 6x², इसका और इसका गुना 6x², अर्थात गुणनखंड की विधि मैं आपको समझा चुका हूं। वही विधि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम यहाँ पर मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अंतिम पद एज इट इज आ जाएगा 0। x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया, x - 3 ब्रैकेट के बाद माइनस कॉमन लेंगे, अगला वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, x - 3 = 0। x - 3 कॉमन लिया, 2 बार है, 1 बार कॉमन आ गया, अब बचेगा x - 2 = 0। इस प्रकार से इस दूसरे व्यंजक के भी हमें यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है, वह LCM ज्ञात करना है। हम करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर पहला व्यंजक x² - 3x + 2 बराबर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं x - 1 और x - 2। आगे चलिए, दूसरा वाला व्यंजक हमारे पास ये लिखा हुआ है x² - 5x + 6 बराबर, इसके गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए हैं x - 2 और x - 3। अब देखिए हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। ये हमारा उत्तर होगा, इसका और इसका HCF। हमने आपको पहले भी बताया था कि अभाज्य गुण, देखो इस वाले व्यंजक के अभाज्य गुणनखंड ये है, इस वाले व्यंजक के अभाज्य गुणनखंड ये है। दोनों अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, वही आपका HCF होता है। तो देखिए x - 2 और x - 2, यहां देखिए ये इसमें भी है और ये वाला इसमें भी है, अर्थात x - 2 आपका HCF उत्तर होगा। x - 2 ये आपका HCF होगा। लेकिन हमसे आगे भी पूछा गया है कि LCM क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, जो आपका HCF आया है उत्तर, वो तो होगा ही होगा LCM में। x - 2 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के बचे हुए हैं, जैसे x - 1 बचा हुआ है और x - 3 बचा है, ये भी लिख दिए जाएंगे, जैसे x - 1 और x - 3। इस प्रकार से ये 3 गुणनखंड आपस में जो आपको मिले गुना के रूप में, यही आपका LCM होगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं।
देखिए यहां पर a की घात 3 b की घात 4 कॉमा a b की घात 5 कॉमा a स्क्वायर b की घात 8। हमें 3 व्यंजक दिए गए हैं, 3 पूर्णांक दिए गए हैं, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, बीजी पूर्णांक है हमारे पास में। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वे एलसीएम ज्ञात करना है। आइए देखो किस प्रकार से हल करते हैं हम। देखिए पहला पूर्णांक क्या दिया गया है आपको, a की घात 3 b की घात 4। दूसरा पूर्णांक a b की घात 5। इसी प्रकार से तीसरा पूर्णांक हमें दिया गया है, तीसरा पूर्णांक a स्क्वायर b की घात 8। देखिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहां एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन खंडों की न्यूनतम घात लेने पर देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, बहुत आसान है। यहां पर जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा, जब भी आपको किन्हीं पूर्णांकों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखिए और उसकी न्यूनतम घात देखिए। यहां पे देखिए आप a की घात 2, a की घात 3, इन तीनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, न्यूनतम घात कौन सी है, a है। इसलिए ये आपका यहां पर a ले लिया जाएगा। b के अंदर देखिए b की घात 4, b की घात 5, b की घात 8, इन तीनों में से छोटी घात b की घात 4 है, अर्थात b की घात 4। ये आपका एचसीएफ होगा। इस प्रकार के सवालों में जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात होती है उसे लिया जाएगा। देखो a की सबसे छोटी घात क्या है, a ले लिया। b की सबसे छोटी घात क्या है, b की घात 4, इसलिए b की घात 4 ले लिया। इसी प्रकार से इसके उलट एलसीएम के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात लेने पर। देखिए किस प्रकार से लेते हैं अधिकतम घात। यहां पे देखिए a स्क्वायर और a की घात 3 के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है, इन a की सबसे बड़ी घात इसमें और इसमें a की घात 3 है, इसलिए a की घात 3 आ जाएगी। और इसी प्रकार b की घात 4, b की घात 5 और b की घात 8 में से इन तीनों में से बड़ी घात b की घात 8 है, इसलिए b की घात 8 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। आप लोगों को एचसीएफ व एलसीएम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम आगे के प्रश्न अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।